नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मीमांसा गुरुकुल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है, वो यही है कि हम आपकी सारगर्भित तैयारी करवा सकें, विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको डिटेल कवरेज करवा सकें। जो भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स पे चले हैं, जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स है फॉर यूपीएससी और अदर एग्जाम्स। इन एग्जाम्स में जो पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड होता है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल, और उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें पता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। आपके पास एनालिसिस की स्किल होनी चाहिए, और हमारा प्रयास यही है कि हम उस एनालिसिस की जो स्किल है, मीमांसा की जो स्किल है, वह आप में आरोपित कर सकें, इंस्टिल कर सकें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो तो एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 है। देखिए, बहुत ज़्यादा ये चर्चा में नहीं है, समाचार पत्रों में भी यदि आप देखेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा कवरेज आपको नहीं दिखेगा, किंतु यूपीएससी की ये विशेषता है कि वह ऐसी चीज़ों पे प्रश्न पूछ सकता है। ये भले समाचार पत्र में इतनी प्रमुखता से नहीं छपा है, किंतु इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसका जो रेलेवेंस है, इट इज़ ह्यूज। एंड यूपीएससी में कौन बैठता है भाई? यूपीएससी के जो पेपर सेटर्स होते हैं वो भाई वही होते हैं, अथॉरिटीज़ होती हैं, बड़े एकेडमिशियंस होते हैं, एंड दे नो कि भाई किस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रेलेवेंस है। न्यूज़पेपर्स में अक्सर ऐसी बातें आती हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ आते हैं, किसने किस पे क्या आरोप लगाया, कौन जेल गया, किसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ऐसी बातों पे चर्चा बहुत होती है न्यूज़पेपर में, विच इज़ डेमोक्रेटिकली सिग्निफिकेंट, बट उसके ये एक रूटीन सी बात है, ब्रीफली स्पीकिंग रूटीन सी बात है। बट ये जो चीज़ें हैं, ये इसका बहुत बड़ा सामरिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य है जिसे समझना आवश्यक है। तो इसीलिए हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो बिल पास हुआ है, अभी राज्यसभा में पास हुआ, कुछ दिन पहले लोकसभा में पास हुआ था। तो ये बिल क्यों लाया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या सिग्निफिकेंस है बिल लाने का, क्या इसके प्रोविजंस हैं, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। तो ये बिल जो लाया गया है, जो पायरेसी होती है उसके अगेंस्ट। अब पायरेसी का क्या डेफिनेशन हो सकता है? पायरेसी का देखिए, मोटा मोटी आप ये डेफिनेशन मान सकते हैं कि कोई भी वायलेंट एक्टिविटी हो, डिटेंशन करने का प्रयास हो, डिस्ट्रक्शन करने का प्रयास हो। जैसे इंडियन कोई शिप है, मर्चेंट शिप हो गई कोई, या समझ लीजिए कि फिशिंग शिप भी होती हैं, वो सब भी बाहर जाती हैं, मर्चेंट शिप्स जाती हैं। इंडिया में सेलर्स बहुत ज़्यादा है। सेलर्स माने जो नाविकों की जो संख्या है, इंडिया में शिप बिल्डिंग इतनी नहीं होती है, किंतु नाविक बहुत हैं हमारे यहाँ। तो ये जब भी मर्चेंट शिप्स जाती हैं, इंडिया से बाहर जाती हैं, इंडियन सामान को बाहर लेके जाती हैं, या इंडियन जो सी फेरर्स हैं, जो नाविक हैं, उनको लेके जा रही हैं, तो उसके अगेंस्ट जो वायलेंस हो सकता है, डिस्ट्रक्शन, डिटेंशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, या भाई वायलेंट एक्टिविटी की जाए, जो इंडियन सी फेरर्स हैं, जो नाविक हैं, उनके अगेंस्ट अगर किया जाए किसी प्राइवेट एंटिटी द्वारा। प्राइवेट एंटिटी माने अधिकतर कौन होते हैं? ये चोर डाकू कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना, समुद्री डाकू हैं ये, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए ये बिल लाया गया। तो पायरेसी का आप क्या कह सकते हैं, मोटा मोटा जो डेफिनेशन है वो वायलेंस, डिटेंशन, डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट इंडियन शिप्स, प्रॉपर्टीज और लाइव्स, ठीक है। तो ये इसके अगेंस्ट लाया गया। और ये जो EEZ होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये होता है समुद्री तट रेखा से 200 नॉटिकल माइल्स के आगे, 200 नॉटिकल माइल्स के आगे। अब इसमें होता क्या है कि एक कन्वेंशन है, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। ये मैंने कह सकते हैं आप इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जो इट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस मैरीटाइम एक्टिविटीज़। अब मैरीटाइम एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं भाई? जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है,
जो जहाज़ हैं, शिप हैं, उनको किसी भी माने कोई भी ऐसा ना हो कि इस जोन के बाहर है, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर अगर है, इंडिया से समझ लीजिए कोई शिप जा रहा है जो 200 नॉटिकल माइल्स से दूर है, तो उसे इंडियन अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो जा सकता है। फ्रीडम ऑफ पैसेज है, सभी को फ्रीडम ऑफ पैसेज है, उनको कोई इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसके सिवाय और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो 200 नॉटिकल माइल्स के आगे, माने ये कह सकते हैं कि ये एक फ्री जोन है। लेकिन फ्री जोन में भी देखिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। माने आप वहाँ पे जो वहाँ का बायोडाइवर्सिटी है उसको आप नहीं उस पे आप खतरा नहीं ला सकते हैं, उस पर जैसे कि बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्शंस नहीं कर सकते हैं आप कि भाई आपने सामान लाया डंप कर दिया वहाँ पे, आपके यहाँ पे जो भी कचरा था, ई वेस्ट हो गया, जो भी वॉट एवर इट मे बी, आपने लाया वहाँ पे डंप कर दिया। उसके बाद आप वहाँ पे और बहुत सारे इस पे माने इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। जो लैंड लॉक्ड सी कंट्रीज़ हैं उनको सी का एक्सेस कैसे दिया जाए, इस पे ये बात करता है जो UNCLOS है। इसको इतना माने जानने की आवश्यकता नहीं है इस टॉपिक को लेके, लेकिन हाँ ये एक कन्वेंशन है और यही सब डिफाइन करता है कि EEZ क्या होता है। तो EEZ जैसे कि हमने चर्चा की 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारे जो कोस्टल लाइन है, समझ लीजिए मुंबई में कोस्ट लाइन है, तो वहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में हमको माने इंडिया को राइट रहेगा भाई वो एक्सप्लोरेशन कर सके, एक्सप्लॉइटेशन कर सके जो भी नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे हैं। इसका क्या अर्थ हो गया भाई, सी में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। एक तो फिशिंग माने जो समुद्री खाद्य पदार्थ हैं वो तो हैं ही, साथ ही में वहाँ पे सी बेड माइनिंग हो सकती है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं सी बेड में, हाइड्रोकार्बन के रिजर्व भी बहुत सारे हैं, आपने बॉम्बे हाई के बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पे इंडिया को ये राइट है कि वो ये सब चीज़ें कर सके, जो भी एक्सप्लोरेशन हो गया, एक्सप्लॉइटेशन हो गया ऑफ द रिसोर्सेज, ये सब कर सकता है। लेकिन इसके जो डोमेस्टिक लॉज हैं, इंडिया के जो डोमेस्टिक लॉज हैं वो कहाँ तक एप्लीकेबल होते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स, जो भी लॉ है 12 नॉटिकल माइल्स तक। अब 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर कुछ भी होता है तो इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कस्टम्स है, कस्टम्स में जब गुड्स आ रहे हैं तो जब वो 12 नॉटिकल माइल्स की सीमा के अंदर आ जाते हैं तभी माना जाता है कि उसका इंपोर्ट हुआ। 12 नॉटिकल माइल्स के जब तक बाहर है तब तक वो इंपोर्ट नहीं माना जाता। 12 नॉटिकल माइल्स के जैसे ही अंदर आएंगे माना जाएगा कि अब ये इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद जैसे IPC जो है आपका इंडियन पैनल कोड हो गया, ये भी एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए कि जैसे कि हाँ कोई आतंकवादी घटना हो गई, मुंबई से 5 नॉटिकल माइल्स के दूरी पर हो गई तो IPC लगेगा उस पर। और भी जो भी लॉज होंगे, एंटी टेररिज्म के जो लॉज होंगे आपका, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। लेकिन 12 नॉटिकल माइल्स के आगे वो चीज़ें डोमेस्टिक लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगी। तो ये एक लेक्यूना था। लेक्यूना क्या था कि 200 माइल्स के आगे जो UNCLOS है वो ऑथराइज करता है कि आप लॉ बना सकते हैं, ये ऑथराइज करता है, बट हमारे पास लॉ नहीं थे। मान लीजिए 200 नॉटिकल माइल्स के आगे इंडियन शिप जा रहा है या इंडियन सामान एक्सपोर्ट गुड्स को लेके जा रहा है और उसे किसी ने अप्रहेंड कर लिया, डिटेन कर लिया, वायलेंस किया। मैंने भाई वायलेंस तो होगा ही, जब आप अटैक करेंगे किसी शिप पे, उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो वायलेंस आप करेंगे ही। तो इंडियन लॉज थे ही नहीं, कोई डोमेस्टिक लॉ ऐसा था ही नहीं। डोमेस्टिक लॉज का एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक था, 12 नॉटिकल माइल्स तक। UN की जो ये UNCLOS है ये ऑथराइज करता है कि आप लॉ बनाइए, आप 200 नॉटिकल माइल्स के आगे भी यदि आपका शिप जा रहा है, समझ लीजिए ये आपका इंडिया है, ये 200 नॉटिकल माइल्स दूर एक शिप है, ये एक्सपोर्ट गुड्स लेके जा रहा है और यहाँ पे कोई पाकिस्तानी आके इस पे हमला कर देता है, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटी हो या प्लंडरिंग की एक्टिविटी हो। सोमालिया वोमालिया में ये सब चीज़ें बहुत होती हैं।
अब सोमालिया तो इंडिया से दूर है, लेकिन वहाँ के पायरेट्स इंडियन शिप पे हमला कर सकते हैं, लूट सकते हैं। बीच में तो ये घटनाएं बहुत हो रही थी, अभी इतनी नहीं हो रही हैं, बट पहले तो बहुत हो रही थी। तो आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपके पास कोई डोमेस्टिक लॉ नहीं था। अगर आप आईपीसी लगाते हैं, समझ लीजिए पहली बात, अगर आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर ये इंटरनेशनल एक डिस्प्यूट हो जाएगा कि आपने बाहर कैसे पकड़ा, आपका कोई लॉ नहीं, आपने बाहर कैसे पकड़ा हमारे आदमी को, पाकिस्तानी ये कह सकता है। किंतु और अगर पकड़ भी लिया समझ लीजिए, तो कोर्ट इस बात पे उसे बरी कर सकती है कि आपके जो आईपीसी है वो तो सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक है, या जो भी आपका टेररिज्म एक्ट है वो 12 नॉटिकल माइल्स तक है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। तो वो प्रोसीजरल ग्राउंड पे उसे डिसमिस कर सकते हैं। तो इसी लैक्यूना को फुलफिल करने के लिए ये लॉ लाया गया है, जिसे एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, अभी तक तो बिल ही है क्योंकि प्रेसिडेंशियल एसेंट नहीं मिला है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हो चुका है। तो ये दो चीज़ें तो आपको समझ में आ गई, 2-3 चीज़ें भाई, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, UNCLOS क्या होता है, EEZ के बाद 200 नॉटिकल माइल्स के आगे का जो एरिया होता है उसे कहते हैं हाई सी। ये भी एक टर्म है जो आप जानिए, समझिए, आवश्यक है। तो आप समझ लीजिए कि हाँ, अब ये लॉ बनने के बाद अगर ऐसा कुछ होता है कि इंडिया से कोई शिप लेके, इंडियन शिप है, ये 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर ये शिप पहुंच गया है, पाकिस्तानी कोई शिप आया, कोई भी आया और उसने इस पे हमला किया, तो अब इंडियन नेवी या कोस्ट गार्ड, ये सब ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, नेवी, कोस्ट गार्ड, इस शिप की सुरक्षा कर सकते हैं, इनको पकड़ सकते हैं, इनको पकड़ के वो इंडिया में ला सकते हैं, यहाँ पे लाएंगे वो, और फिर उसका ट्रायल चलेगा। जो भी कोर्ट्स हैं, डेजिग्नेटेड कोर्ट्स हैं, उस पर भी इस बिल ने चर्चा की है, लेकिन हमें जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है डेजिग्नेटेड कोर्ट्स कौन से होंगे। तो इसका ट्रायल हो सकता है, और ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये पाकिस्तानी नेशनलिटी का है या इसने जो भी भाई शिप यूज़ किया है, इसका शिप भी पकड़ सकते हैं, मैंने कुछ ना कुछ तो लेके ही आएगा ना इस पे हमला करने के लिए, तो इसको भी पकड़ सकते हैं हम, इसको भी ला सकते हैं, सीज कर सकते हैं, सीज करके यहाँ ला सकते हैं। तो अब ये अथॉरिटी मिल गई है इनको, ऑथराइज्ड जो एजेंसीज हैं, ठीक है। अच्छा, ये बिल लाने की आवश्यकता क्या थी? देखिए, ट्रेड जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेड करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी बड़े मीन्स जो औद्योगिक देश हैं, विकसित देश हैं, ये सब ट्रेड के कारण ही बने हैं। चाइना भी ट्रेड के कारण ही बना है, और इंडिया भी उसमें मैंने अपने ट्रेडिंग कैपेसिटीज़ को बढ़ाना चाह रहा है। इंपोर्ट तो इंडिया में हो ही रहा है ज़्यादा, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करना चाहते हैं। और यदि इंपोर्ट भी यदि हम कर रहे हैं, तो भाई जो सामान इंडिया में आ रहा है उसकी भी सुरक्षा आवश्यक है। इंडिया में इंपोर्ट सबसे अधिक क्या होता है? 80% ऑयल हमारा इंपोर्ट होता है। भले इसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है, हमारा पैसा बाहर जाता है, बट हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसकी कुछ यूटिलिटी नहीं है। भाई ऑयल की तो यूटिलिटी है ही ना, ये कोई लग्जरी गुड थोड़ी है, इट्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसके बिना तो हमारी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाएगी। तो इसके लिए जो ऑयल हमारे इंडिया में आ रहा है उसकी भी सुरक्षा आवश्यक है, या हमारे यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसकी भी सुरक्षा आवश्यक है। जो 90% तक का हमारा ट्रेड होता है वो सी लेन से होता है, माने सी रूट से आप कह सकते हैं। जो भी हमारा ग्लोबल ट्रेड होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, वो सी रूट से होता है। तो उसकी सुरक्षा तो भाई बहुत ही आवश्यक है, और ये लैक्यूना था। तो इस लैक्यूना को फुलफिल करने के लिए ये बिल या जो आगे एक्ट हो जाएगा उसको लाया गया है। इसमें पनिशमेंट के ऊपर भी चर्चा की गई है। पनिशमेंट क्या है भाई? पहले तो मैंडेटरी डेथ क्लॉज था। अगर वायलेंस कर रहे हैं आप, इंडियन शिप या इंडियन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप वायलेंस कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरली डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब इस प्रोविजन को चेंज किया गया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैंडेटरी डेथ पेनल्टी क्या है भाई? आप किसी लॉ के प्रोविजन में ये कैसे ला सकते हैं? फिर जुडिशियल जो फोरसाइट होना चाहिए, जुडिशियल जो स्क्रूटनी होनी चाहिए, वो कैसे होगी? हर केस अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ हमें हो सकता है लगे कि ये बहुत ही माने टेरिबल है, बहुत ही हॉरिबल है, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको मीन्स
कोई ऐसा काम करना पड़ जाए जो बहुत ही हॉरिबल लगता हो। अब मान लीजिए कि समझ लीजिए इंडियन शिप ही जा रहा है, बाहर जा रहा है, और कोई उसमें साइकोपैथ बैठा हुआ है, इंडियन सी फेरर है वो साइकोपैथ बैठा हुआ है, और उसने सामने से कोई छोटी मोटी बोट आई, कई बार छोटे मोटे लुटेरे भी रहते हैं जो कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं लूटना चाहते, पूरा आपका कंटेनर नहीं लूटना चाहते, कार्गो नहीं लूटना चाहते हैं, कुछ पैसे उनको मिल जाए इसके लिए। ग्रेविटी इतनी बड़ी नहीं रहती, वो भी गलत है। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट इट्स मॉरल थिंग, इट्स ऑल्सो इमोरल थिंग, इट्स ऑल्सो समथिंग विच इज अगेंस्ट लॉ, बट द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस इज नॉट सच दैट इट वारंट्स। अगर समझ लीजिए साइकोपैथ ने उसके ऊपर गोली चला दी या उसको प्रोवोक कर दिया और उस वायलेंस में माने जो भी आपस में झगड़ा हो गया उसकी मृत्यु हो गई, तो वो है ऑफेंस है, बट द ग्रेविटी इज नॉट सो बिग दैट जो उसको फांसी दे दी जाए, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट का रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी डॉक्ट्राइन आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि भाई मृत्युदंड एकदम माने जो कहते हैं ना, एकदम जो घैस्ट्री क्राइम होता है, एकदम हाई लेवल का क्राइम जो होता है जो अक्षम्य हो जाए, तो उसमें ही देना है आपको, नॉर्मली अवॉइड करना है। अ लिबरल स्टेट कैन नॉट इम्पोज डेथ पेनल्टी बिकॉज वी डोंट हैव राइट टू टेक अवे द लाइफ। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन है, तो अब ये मैंडेटरी डेथ पेनल्टी हटा दिया गया है, डेथ पेनल्टी रखी गई है बट वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि देनी है कि नहीं देनी है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का भी अब इसमें ये डाल दिया गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। तो मोटा मोटी ये बिल इन सब चीज़ों पे चर्चा करता है। इसमें हाँ ये है कि समझ लीजिए कोई वॉरशिप है या गवर्नमेंट ओन्ड शिप है, किसी भी गवर्नमेंट, समझ लीजिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की शिप है जो नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी में है, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और समझ लीजिए कुछ इनका इशू हो जाए इंडियन बाउंड शिप से, तो उस पर यह एक्ट लागू नहीं होगा। तो मोटा मोटी यही बातें हैं। हाँ, आपको UNCLOS के बारे में जानना आवश्यक है, EEZ के बारे में जानना आवश्यक है। UNCLOS 1982 में आया था, बहुत सारे देशों ने इसे रेटिफाई किया है, अनुमोदित किया है, किंतु US ने नहीं किया है क्योंकि कुछ हैं इश्यूज हैं सीबेड माइनिंग को लेके। सीबेड माइनिंग मैंने पहले ही आपको बताया, EEZ में देखिए सीबेड माइनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन EEZ के बाहर जो सीबेड माइनिंग है, EEZ के बाद, EEZ तक तो जो कंट्री का EEZ है वो कर सकता है, लेकिन EEZ के बाद के जो सीबेड है उसमें जो भी मिनरल्स है उसको माइन करने के लिए अथॉरिटी बनाई गई है, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वो रेगुलेट करती है। और अमेरिका क्या सोचता है, भाई ये हमारे हितों के अगेंस्ट है। मोटा मोटी अमेरिका कहीं पे भी सीबेड माइनिंग करना चाहता है, माने समझ लीजिए कि अमेरिका के पास रिसोर्सेज भी हैं, टेक्नोलॉजी भी है, कैपिटल भी है, तो इट कैन डू, राइट। अब समझ लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया का EEZ यहाँ पे समाप्त हो गया। अब यहाँ का जो सीबेड माइनिंग है वो यूएस को अगर लगता है कि हाँ भाई यहाँ पे उसको सैटेलाइट से दिख जाता है या किसी टेक्नोलॉजी से उसे दिख जाता है कि यहाँ पे ह्यूज रिसोर्सेस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स हैं, तो हम आके यहाँ पे माइनिंग शुरू कर देंगे। बट UNCLOS ने क्या करके रखा है कि सीबेड माइनिंग अथॉरिटी बना के रखी है जो रेगुलेट करेगी इस माइनिंग को रेगुलेट करेगी। और अमेरिका इस चीज़ के अगेंस्ट है। समझ ही गए होंगे आप क्यों अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ना, उसके राइट्स को, जो अनब्रिडल्ड राइट्स उसे चाहिए EEZ के बाहर, उसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है वो। तो इसके लिए वो UNCLOS को रेटिफाई नहीं कर रहा है। इंडिया ने रेटिफाई किया, बहुत सारे देशों ने किया। तो मोटा मोटी यही है। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग कंप्रहेंसिव कवरेज करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातों पे भी चर्चा की गई है, जैसे EEZ क्या होता है, UNCLOS क्या होता है, और भी ऐसी बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है जो आप डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन यूज इट इन मल्टीपल क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए मुझे अब विदा दीजिए। धन्यवाद।